एक गरीब और पुरमाहौल खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ। इराक के प्राइम मिनिस्टर जनरल अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की कोशिश की। बाथ पार्टी ने जनरल कासिम की हुकूमत गिरा दी। सद्दाम हुसैन वापस इराक आए, मगर सद्दाम हुसैन जेल से फरार हो गए। उनमें से कई को फौरन गोली मारने का हुक्म दिया। ईरानियन सिटीज पर शूट मिसाइल अटैक्स किए गए, जहां पर केमिकल गैस ड्रॉप की गई। 5000 से ज्यादा लोग फौरन मर गए। सद्दाम अरब यूनिटी का चैंपियन बनता जा रहा था। गल्फ वॉर के दौरान सद्दाम ने 39 मिसाइल्स इसराइल पर फायर किए। सिर्फ 42 दिन में इराक की फौज तबाह हो गई। 1980 से 2003 तक पूरे अरब में एक नाम ताकत, खौफ और सियासत का मरकज बना रहा। सद्दाम हुसैन एक ऐसा लीडर जिसको कुछ लोग अरब कौम की इज्जत और गैरत का रखवाला कहते हैं, और कुछ लोग उसे बेरहम डिक्टेटर, कातिल और जंगों का जिम्मेदार समझते हैं। इस वीडियो में हम सद्दाम हुसैन की जिंदगी के हर मोड़ को खोल कर देखेंगे। उसका बचपन, उसकी सियासत का सफर, उसका अरूज, उसकी जंगें, उसके दुश्मन, उसके अपने लोग और वो गलतियां जिन्होंने आखिर 2006 में फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। ये है सद्दाम हुसैन, वो सच जो तारीख ने मुकम्मल तौर पर कभी बयान ही नहीं किया। 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर अल औजा, जो तिक्रित के करीब है, एक गरीब और पुरमाहौल खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ। सद्दाम हुसैन अब्दुल माजिद अल तिक्रिती। सद्दाम हुसैन के वालिद अब्दुल माजिद उनकी पैदाइश से पहले ही लापता हो गए। तारीखी रिवायात के मुताबिक या तो उनका इंतकाल हो गया या फिर वो घर छोड़कर भाग गए। सद्दाम हुसैन की वालिदा सुबह तुल्फा ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। सद्दाम हुसैन का बचपन गरीबी, तशद्दुद और तन्हाई से भरा हुआ था। सद्दाम हुसैन की वालिदा ने उन्हें चाचा खैरुल्लाह तुल्फा के पास भेज दिया। उनके चाचा खैरुल्लाह तुल्फा, जो बाद में सद्दाम हुसैन के मेंटोर बने, उन्होंने ही उसे अरब कौमियत, कौम परस्ती और एंटी एम्पीरियल सोच से मुतासिर किया। 1947 से 1955 तक सद्दाम हुसैन तिक्रित के स्कूल में मुश्किलात के बावजूद तालीम जारी रखे रहे। 1957 में 20 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यही वो कदम था जिसने उन्हें इराक की सियासत की सीढ़ियों तक पहुंचाया। 7 अक्टूबर 1959 को एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी के साथ मिलकर उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर जनरल अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की कोशिश की। सद्दाम जवानी में ही अपने इरादों में शदीद और एग्रेसिव थे। कासिम पर फायरिंग हुई, मगर वो बच गए। सद्दाम हुसैन को गोलियां लगी, मगर वो भाग निकलने में कामयाब हुए। पहले सीरिया, फिर इजिप्ट में रहे। कायरो यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगे। इसी दौरान सद्दाम की सोच और सख्ती और बढ़ती गई। फरवरी 1963 में इराक में बाथ पार्टी ने जनरल कासिम की हुकूमत गिरा दी। सद्दाम हुसैन वापस इराक आए, मगर पार्टी के अंदर ही पावर स्ट्रगल चलता रहा। 1964 से 66 के दौरान सद्दाम हुसैन को मुख्तलिफ सियासी इख्तलाफात की वजह से जेल भी भेजा गया। 1967 में सद्दाम हुसैन जेल से फरार हो गए, जो कि एक ड्रामेटिक एस्केप था। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, इंटरनल दुश्मनों को साफ किया और 1970s तक इराक के सबसे पावरफुल आदमियों में सद्दाम हुसैन शामिल हो गए। 17 जुलाई 1968 यानी 1968 बाथ पार्टी ने एक और कूप किया और सद्दाम को इराक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। प्रेसिडेंट बना अहमद हसन अल बकर, लेकिन असल ताकत का मरकज सद्दाम हुसैन था। सद्दाम ने क्या किया? सद्दाम ने मुखाबरात यानी सीक्रेट पुलिस को मजबूत बनाया, अपोजिशन को मजीद दबाया, ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया 1972 में, रेवेन्यू से हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम दिया। इराक मिडल ईस्ट की ताकत बनने लगा। 1970s के आखिर तक सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस हासिल हो चुका था। 16 जुलाई 1979 को अहमद हसन अल बकर ने रिजाइन किया और वजह बताई गई नासाज तबीयत, लेकिन असली वजह सद्दाम हुसैन का दबाव था। सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बना और सिर्फ कुछ दिनों बाद 22 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ने एक खौफनाक मीटिंग बुलाई। उसने पार्टी के सीनियर मेंबरान के नाम पढ़े जिन्हें गद्दार करार दे दिया गया। उनमें से कई को फौरन गोली मारने का हुक्म दिया, कई को टॉर्चर सेल्स भेजा गया। यह था सद्दाम हुसैन की हुकूमत का लोहे के हाथों से काबू में रखने वाला पहला डिस्प्ले। 22 सितंबर 1980 को
सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। वजह बताई गई ईरान की नई इस्लामिक रेवोल्यूशन का खतरा, बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर शतल अरब और अरब लीडरशिप हासिल करना। ये जंग 8 साल चली। मिडल ईस्ट की तारीख की सबसे तबाहकुन जंगों में से एक थी ये। जंग के दौरान सद्दाम की पॉलिसी बहुत वाज़ेह रही। उसने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि मस्टर्ड गैस, सैरिन। ईरानियन सिटीज पर स्यूड मिसाइल अटैक्स किए गए। इराकी शहर बसरा का बहुत नुकसान हुआ। ईरान के पासदारान और बासिज का सुसाइडल वेव्स का मुकाबला। 1988 यानी 1988 में जंग बिना किसी क्लियर विनर के खत्म हो गई। इराक कर्जों में डूब चुका था। 16 मार्च 1988 यानी 1988 में हलब्जा का वो वाकया जो सद्दाम की सबसे बड़ी बदनाम तरीन पहचान बना। कुर्दिश शहर हलब्जा पर केमिकल गैस ड्रॉप की गई। 5000 से ज्यादा लोग फौरन मर गए। 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कई नस्ल, मजहब और अकवाम के हिसाब से इसे जीनोसाइड के तौर पर याद रखा गया। सद्दाम के लिए यह इंटरनेशनल इमेज का सबसे बड़ा धब्बा था। हलब्जा के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी रीजनल पॉलिसी को और एग्रेसिव बना दिया, खास करके इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में। इसराइल को अरब दुनिया का नंबर 1 दुश्मन करार दिया। सद्दाम हुसैन ने 1970 से इसराइल को अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुखालिफ करार दिया। उसकी स्पीचेस फलस्तीन की आजादी को अरब विजदान का मरकजी मसला बनाती थी। पीएलओ और यासिर अरफात की खुली हमायत की गई। बगदाद में पीएलओ ऑफिस खोले गए। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई। अरफात को कानूनी लीडर तस्लीम किया गया। सद्दाम अरब यूनिटी का चैंपियन बनता जा रहा था। 1991 के दौरान इसराइल पर स्वीड मिसाइल हमले, ये जो सिंबॉलिक अटैक्स थे। गल्फ वॉर के दौरान सद्दाम ने 39 मिसाइल्स इसराइल पर फायर किए। टेल अवीव और हाइफा तक पैनिक फैला। अमेरिका ने इसराइल को जबरदस्ती रोककर इराक पर जवाब देने से मना किया, वरना अरब कोलिशन टूट जाती। सद्दाम हुसैन का मकसद था, अगर इसराइल जंग में कूद जाए, तमाम अरब मुमालिक इराक का साथ देंगे। फलस्तीनी शहीदों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। 2000 से 2003 तक सद्दाम हुसैन ने हर शहीद फलस्तीनी फैमिली को $25,000 तक मुआवजा अनाउंस किया। जख्मियों के लिए $10,000 अनाउंस किया गया। गजा और वेस्ट बैंक में एड भेजी गई। रेफ्यूजी कैंप्स के लिए भी एड भेजी गई। लेबनान, जॉर्डन और फलस्तीन के कैंप्स को मेडिकल सप्लाईज, फूड कॉन्वॉयज और एजुकेशनल फंडिंग तक की गई। अरब लीग कॉन्फ्रेंसेस में सद्दाम हुसैन ने हर समिट में इसराइल को कॉलोनियल स्टेट और यरूशलेम को फलस्तीन की दारुल हुकूमत करार दिया। इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्रिटिसिज्म किया। 1981 यानी 1981 के ओसीरा अटैक के बाद सद्दाम हुसैन ने ओपनली इसराइल के न्यूक्स को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खतरा करार दिया। सद्दाम हुसैन के दौर में इराकी टेक्स्ट बुक्स, मीडिया और पब्लिक स्पेयर्स फलस्तीनी सॉलिडेरिटी से भरे रहते। ये तमाम इकदाम सद्दाम हुसैन को अरब मैसेज में एक एंटी इसराइल, प्रो फलस्तीनी लीडर के तौर पर रिप्रेजेंट करते रहे। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। उसकी कुछ वजूहात बताई गई। सबसे पहली वजह यह थी कि इराक पर जंग का कर्जा था। दूसरी वजह यह थी कि कुवैत पर ऑयल ओवर प्रोडक्शन का इल्जाम लगाया गया। तीसरी वजह यह थी कि इराक का यह कहना था कि कुवैत हिस्टोरिकली इराक का हिस्सा था। लेकिन यह फैसला सद्दाम हुसैन की सियासत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती साबित हुआ। 17 जनवरी 1991 यानी 1991 में अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया। 34 मुल्कों के अलायंस ने इराक के मुखालिफ खड़े होने का ऐलान किया। सिर्फ 42 दिन में इराक की फौज तबाह हो गई। हाईवे ऑफ डेथ पर इराक की रिट्रीटिंग फोर्सेस का कत्लेआम हुआ। 1991 के गल्फ वॉर के आखिर में जब इराकी फौज कुवैत से पीछे हट रही थी, तो उन पर हाईवे ऑफ डेथ के नाम से मशहूर सड़क पर बेरहमी से हमला किया गया। हजारों इराकी सिपाही और सिविल लोग जो वापस इराक जा रहे थे, उनके कन्वॉय को अमेरिका और उसके अलायंसेस के तबाहकुन बॉम्ब्स का निशाना बना दिया गया। 2 रातों तक जारी भरपूर बॉम्बिंग्स ने सड़क को जलती गाड़ियों, तार तार लाशों और तबाही का मंजर बना दिया।
इस हमले को एक मैसेकर ऑफ रिट्रीटिंग फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग ना हमला कर रहे थे और ना ही मुकाबला, बल्कि सिर्फ वापस जा रहे थे। हाईवे पर फैली हुई तबाही आज भी गल्फ वॉर की सबसे संगीन और बेहद तनकीद शुदा वर्किंग्स में से एक मानी जाती है। 1991 में शिया और कुर्दिश अपराइजिंग स्टार्ट हुई। साउथ इराक में शिया अपराइजिंग और नॉर्थ में कुर्ड्स। सद्दाम हुसैन ने दोनों को बहुत सख्ती से दबा दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद मारे गए। यूएस ने सद्दाम हुसैन को हटाया नहीं, रोका नहीं, क्योंकि क़यादत के लिए अफरा तफरी का खतरा था। 1991 से लेकर 2003 तक यानी 1990s का दौर सद्दाम हुसैन के लिए सबसे मुश्किल दौर रहा। इस दौरान उसे यूएन सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। मेडिसिन और फूड की सख्त कमी, ऑयल फॉर फूड स्कैंडल, इराक की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। लेकिन सद्दाम हुसैन ने अपनी पर्सनैलिटी कल्ट को मजबूत रखा। हर जगह उसके पोस्टर्स, स्टैचूज और मार्चेस। 9/11 के बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को एक्सिस ऑफ ईवल में शामिल किया। उस पर 3 बुनियादी इल्जामात लगाए गए। पहला इल्जाम वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी WMDs। दूसरा इल्जाम टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना। तीसरा इल्जाम इंटरनेशनल लॉ तोड़ना। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने बगदाद पर हमला कर दिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 9 अप्रैल 2003 सद्दाम का स्टैचू गिराया गया। दुनिया भर का आइकॉनिक मोमेंट था ये। सद्दाम गुप्त जगहों में छुप गया। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को तिकरित के करीब एक अंडरग्राउंड बंकर से पकड़ा गया। तिकरित यानी वही इलाका जहां सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई और उनका बचपन गुजरा। जब उन्हें पकड़ा गया वो बेहाल, थका हुआ और कमर झुकी हुई थी, लेकिन उसने अरेस्ट के वक्त भी कहा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। 2004 से 2006 तक सद्दाम हुसैन पर ट्रायल्स चले। सद्दाम हुसैन पर हलबजा, दुजैल और काउंटलेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस चले। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त सद्दाम हुसैन ने कलमा पढ़ने की कोशिश की, मगर फांसी पार्टीज की सियासी नारेबाजी सामने आई, जिस पर बहुत बहस हुई। वीडियो क्लिप्स लीक हुए जिन्होंने इस केस को और कंट्रोवर्शियल बना दिया। आज तक सद्दाम हुसैन एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। कुछ लोग कहते हैं इराक उसके दौर में बेहतर था। एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत थे। अरब ममालिक को एक मजबूत आवाज और एक मजबूत लीडर मिला था। लेकिन कुछ लोग इसके बरअक्स सोचते हैं। उनका कहना है कि वो डिक्टेटर था, उसकी जंगों ने मुल्क को तबाह किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता था और हलबजा और दुजाइल में मुजालिम ढाए। सद्दाम हुसैन को चाहे दुनिया ने मुख्तलिफ अंदाज में याद किया हो, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि उसने इराक को 1970s के दौर में अरब दुनिया की ताकतों में शामिल कर दिया। उसके दौरे हुकूमत में इराक की तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर ने वो तरक्की देखी जो उससे पहले कभी मुमकिन नहीं थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन मुफ्त थी, पेट्रोल की कीमत दुनिया की सबसे कम तरीन सतह पर थी और गरीब तबके को पहली दफा इज्जत और बुनियादी सहूलियात मिली। सद्दाम हुसैन ने फलस्तीन के कॉज को बराबर डिफेंड किया, इसराइल के मुखालिफ एतराजात उठाए और अरब वफाकियात को मजबूत बनाने की कोशिश की। सद्दाम हुसैन फलस्तीन के लिए एक मजबूत आवाज बना। अक्सर अरब लोग कहते हैं कि उसने मुस्लिम उम्मा को एक मजबूत आवाज दी जो अमेरिका और मगरबी ताकतों को सामने सीधी खड़ी होती थी। उसकी हिम्मत, बेबाक पॉलिसी और अरब कौमियत के लिए जज्बे ने बहुत से लोगों के दिल में उसे एंटी इंपीरियलिज्म का सिंबल बना दिया। हमारी कोशिश है कि हम एक न्यूट्रल और फैक्चुअल बेस्ड इमेज आपके सामने रखें। अगर आप इस तरह की डीपली रिसर्च वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए तारीखी मंजरनामे के साथ।